नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आज देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 2 अक्टूबर आज है, गांधी जयंती है। उन महात्मा गांधी की जयंती जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, देशवासियों के लिए। उन्होंने कुछ उसूल दिए थे, उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसे भारत का सपना जहां पर सच हो, ईमानदारी हो, अहिंसा हो और आवाज बुलंद करने का हक भी हो। यानी जो 3 उसूल गांधी जी के माने जाते हैं, उसमें सच, सत्य, अहिंसा और सिविल नाफरमानी, यानी हक के लिए आवाज बुलंद करना। चाहे वो कोई भी हो, अगर नाहक कोई बात कहता है तो आपको ये अख्तियार संविधान देता है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन क्या सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या हम गांधी के उस भारत में रह रहे हैं जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारी गईं, सीने पर उन्होंने 3 गोलियां खाई। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इन 70 सालों में न जाने कितनी गोलियां महात्मा गांधी के सीने में उतार दी गई। क्या यह माना जाए कि उनके जो 3 उसूल थे, सच, अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस, ये 3 गोलियां उन उसूलों को मारी गईं और जो बचा उनका चश्मा वो सिर्फ टॉयलेट की दीवारों पर चस्पा करने के लिए, दिखाने के लिए लगा दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और एक अहम और बात मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि जो मीडिया का रोल आज है, कितना सच देश की जनता जान पाती है अपनी सरकारों के लिए, अपने समाज के आसपास जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कितना सच आम जनता तक, हमारे और आप तक पहुंचता है। यह जिम्मेदारी मीडिया की है। क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहा है, इस बात पर भी यह भी काबिल गौर बात है। दूसरी जो आज बड़ी घटना हम सब के लिए है, हमारी पूरी टीम के लिए है, वो ये है कि आज हम एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म होगा जनता का प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म। यह किसी उद्योगपति का नहीं होगा, किसी धनवान का नहीं होगा। यह जनता के पैसे का चैनल होगा, न्यूज प्लेटफॉर्म होगा जो जनता चलाएगी। जो जनता के मुद्दे होंगे इस न्यूज प्लेटफॉर्म पर, वो हम प्रोमिनेंटली दिखाएंगे, जनता को सीधे सीधे भागीदार बनाएंगे और हम जवाबदेह होंगे उस जनता के प्रति जो जनता इस न्यूज प्लेटफॉर्म को चलाएगी। सच दिखाने की कोशिश हमारा आज का मुद्दा है इस 2 अक्टूबर का, कि क्या हम गांधी के देश में रह रहे हैं, क्या हमें आवाज बुलंद करने का हक दिया जा रहा है। हमारे पैनलिस्ट हैं, पहले मैं आपको सबसे तारुफ करा दूं। मोहम्मद अदीब साहब हैं, सवेरा नेटवर्क के ट्रस्टी हैं, चीफ ट्रस्टी हैं। अदीब साहब एक्स एमपी हैं। इसके अलावा बिल्कीस भी हमारे साथ हैं, अब आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं। टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 अहम शख्सियात में उनको शुमार किया है। शबनम हाशमी, मोहतरमा शबनम हाशमी हमारे साथ हैं, जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, अनहद की चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा प्रोफेसर वीबी त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जाने माने गांधीयन हैं। प्रोफेसर तनुजा शर्मा हमारे साथ हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। और कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। इसके अलावा शमशाद बीवी हमारे साथ हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं केरला से। तो शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। अदीब साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं और आपको सुनना चाहेंगे यहाँ हमारे तमाम पैनलिस्ट भी, कि क्या जो गांधी ने सपना देखा था जिस भारत का, क्या आज हम उस भारत में जी रहे हैं। मेरी आवाज शायद अदीब साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं तो बहुत दुखी इंसान हूं। मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान, जिसको भी इस हिंदुस्तान का तस्वुर जिसने किया था, आज वो सब शर्मिंदा हैं। क्योंकि गांधी की फिक्र पे जिन लोगों ने हिंदुस्तान का ताल्लुक रखा था,
ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं रह गया है। और आज के ही आप जजमेंट को देख लीजिए कि जो जजमेंट आया है कि कोई इसका किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसे जजमेंट की आप तवक्को कर सकते हैं? आप गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में इंसाफ होता है? अगर ऐसा इंसाफ होता है तो लोगों को गर्व होगा, मुझको नहीं है, मैं शर्मिंदा हूं। और यही एक किस्सा है कि सिर्फ एक आवाज आपको सुनाई पड़ती है। मेरा यकीन है कि गांधी को हमने सिर्फ एक बार नहीं मारा, हम रोज रोज उसका कत्ल करते हैं। उसकी गांधी कोई एक नाम नहीं है, गांधी एक तहरीक है, एक फिक्र है, एक इनकलाब है, एक तस्वुर है। उसको हमने समझा नहीं और हमने गांधी का मजाक उड़ाया है ये कह के कि बापू के जश्न मनाते हैं हम और बापू के नाम पर हम दिखावा करते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि जो भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के तस्वुर से वाकिफ है उसको खड़ा होना चाहिए। हकीकत यह है कि इस मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की मीडिया वालों ने की है और मीडिया ने जिस अंदाज से अपने को खत्म किया है और हुकूमत की आवाज को अपनी आवाज बना लिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया का ख्याल है। और यही वजह है कि एक छोटी सी काविश है ये एक तहरीक की शक्ल की है कि हमने कहा ये कि आओ एक प्लेटफॉर्म बनाएं और ऐसे आदमियों को जोड़ें जो हक को हक कह सके, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत जिसमें हो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूं कि वो मुल्क जो पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता था कि वो एक सांझी विरासत की दुनिया है, ये वो जमीन है जिसमें न जाने कितनी कौमों ने आके अपने डेरे बसाए और कुछ हमने दिया, कुछ उन्होंने हमको दिया। और तभी गांधी ये कहते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। आज हालत यह है कि उसी नारे को लगाते हुए एक इंसान इंसान को मारता है और फिर जश्न मनाता है और अखबार हैं कि खामोश हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पूरी की पूरी कौम, खासतौर से मुसलमानों की कौम जिसको वो चाहते थे कि इसको डरा दें, और उन्होंने डरा दिया, खौफ दिला दिया। आप देखिए कि मुसलमानों की हालत ऐसी है, पिछले कई सालों से मैं देखता हूं जितने मजालिम होते हैं माइनॉरिटी पे, दलित पर, बैकवर्ड पर, कुछ लोग खड़े होते हैं जंतर मंतर पर, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, मीटिंगें करते हैं और उसमें आपको मुसलमानों की तादाद 4 और 5 लोगों से ज्यादा नहीं होती। और मैं जो लोग होते हैं उनको वो लोग जो अपने मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं वो उनको मुसलमान मानते नहीं हैं। अदीब साहब, बहुत सारे आयाम जुड़ जाते हैं इन तमाम बातों पर। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पर नजर रखी है। चलिए हम आपके पास आएंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आज़ादी के बाद ख़ासतौर से जो राजनीति होती थी वो महात्मा गांधी के जो उसूल उस वक्त के बनाए हुए थे उनके इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन धीरे धीरे नेताओं ने, राजनीति ने उन सबको भुलाना शुरू कर दिया और एक वक्त उस चीज़ का आने लगा जब गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन शुरू हो गया, उनको भगवान बनाने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। शबनम हाशमी के पास हम आएंगे। शबनम जी, ये जो डेवलपमेंट हुआ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इसकी वजह क्या है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब गांधी के हत्यारे सत्ता में बैठे हों तो वो भारत गांधी के सपनों का भारत तो नहीं हो सकता। गांधी के सपनों का, नेहरू के सपनों का और हमारे जो माँ बाप रहे या हमारी जो पिछली जनरेशन रही, जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब का तो ये भारत बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक दिन में नहीं बदला।
आज 2 अक्टूबर है, लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा कि जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट क्या गांधी के वक्त में, क्या नेहरू के वक्त में आ सकता था? जो एक चीज़ खुलेआम पूरे मुल्क के सामने हुई, जिसमें चीयर लीडर्स की तरह अडवाणी, उमा भारती और इन सब ने वहाँ पे जो एक भूमिका अदा की, ये बाबरी मस्जिद वाला मैटर, बाबरी मस्जिद वाला, आज सबके सबको छोड़ दिया गया। या जो 3 दिन पहले जो हाथरस का हादसा हुआ, 2014 से लेके 2018 तक इस मुल्क में 175 रेप्स हुए हैं। क्या ये पहले पॉसिबल था? जो पूरी राजनीति है वो हिंसा की है, वो झूठ की है, और वो राजनीति आवाज़ों के गला घोटने की राजनीति है, जो बिल्कुल एक 180 डिग्री उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो गांधी की जो आप बात कर रहे थे शुरू में। और जैसा मैंने कहा कि एक दिन में नहीं हुआ, ये दशकों में हुआ है। धीरे 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 करके नफ़रतें दिलों में बोई गई हैं, दिमागों में बोई गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी जो संघ की संस्थाएं हैं, जिन्होंने 1925 में इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, और जिन्होंने गांधी की हत्या की, वो आज सेंटर स्टेज हैं, वो आज इस देश को चला रहे हैं। और अगर वो देश को चला रहे हैं तो जो हश्र हो रहा है देश का, वो हश्र होना ही था। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि गांधी और नेहरू और उनके साथ जो लाखों लोग थे, उन्होंने 200 साल लड़ाई लड़ी थी। एक दिन में अंग्रेज़ों को नहीं हरा दिया गया था। और आज भी हिंदुस्तान की जनता हारी नहीं है। इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी के बाद उठा के फेंक दिया था, और ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये खुदा हैं और हमेशा के लिए आ गए, तो ये गलत फहमी में है। इस देश की जनता की जब ये समझ में आ जाता है कि अब सर से पानी ऊपर हो चुका, तो उसकी आवाज़ें इतनी बुलंद होती हैं कि उनको दबाना मुश्किल होता है। हमने किसानों के जो बिल आए, उसमें हमने देख लिया किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हैं, और लोग सड़कों पे उतरेंगे। और इस मुल्क को जिस तरह ये गिरवी रखना चाहते हैं, उस तरह हम गिरवी रखने नहीं देंगे। और लड़ने वालों की कोई संख्या की कमी नहीं है, लाखों लोग हैं, और लाखों लोग इस मुल्क को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये कितनी ही नफरत फैला लें, जो मोहब्बत की ताकत है वो कभी नफरत में नहीं हो सकती। चलिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ, ये कह सकता हूँ मैं, मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ हैं, प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, ज़्यादातर हुकूमत रही, ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की रहीं। क्या वजह है कि गांधी को नेपथ्य में डाल दिया गया, उनके उसूलों को छोड़ दिया गया, और ऐसे अनासिर समाज में पैदा हो गए जो गोडसे के पुजारी थे? देखिए, आपने कहा, मैं यहाँ एक सांसद के रूप में हूँ, कांग्रेस का हूँ, तो मेरी बात कांग्रेस के रूप में मानी जाएगी। लेकिन 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। आज के भारत की जो आपने बात की है जी, वो गांधी का भी भारत है, बेशक, लेकिन वो सिर्फ गांधी का ही भारत नहीं है। मुश्किल इस देश में ये है कि हम आज अपने लोकतंत्र को, सेक्युलरिज्म को, अपने संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, भारत का जो संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, वो 2 धाराओं का, 2 विचारों का संगम है। एक राजनीतिक लड़ाई थी जिसको गांधी और नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने और तमाम प्रगतिशील ताकतों ने लड़ा था, वो राजनीतिक आज़ादी थी। और एक दूसरी भी लड़ाई थी जिसको अक्सर हिंदुस्तान के लोग देखते नहीं हैं। वो दबी कुचली ताकतें, हजारों वर्षों से जो गुलाम यहाँ पर थे, जिनको मानव का भी दर्जा नहीं था, उनका भी एक संघर्ष था। अगर भारत के संविधान के प्रिएम्बल को आप देखें, जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस सबसे पहला सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, तो मैं भारत के संविधान को बालक लोग जो आज हम भारत को वो नहीं देख रहे हैं, वो 2 धाराओं का संघर्ष था। एक था राजनीतिक मुक्ति का, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में जाना जाए, और दूसरा था महात्मा फुले से शुरू हुआ डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में एक सामाजिक मुक्ति की विरासत का आंदोलन। आज के भारत में इन दोनों विरासतों पर हमला हो रहा है। हम सिर्फ भारत के झंडे को तिरंगे के रूप में देखते हैं। अक्सर भारत का झंडा 3 रंगों का कहा जाता है। मुझे नहीं लगता
कि हम जस्टिस करते हैं। भारत का झंडा तिरंगा नहीं है, भारत का झंडा 4 रंगों का झंडा है। 3 तो राजनीतिक मुक्ति के हैं, और जो नीला है जिसको हम कहीं देख नहीं पाते, न आज भी देखते हैं, जी जो सामाजिक मुक्ति विराग करोड़ों करोड़ों के, जिनको दलित के नाम से, जनजातियों के नाम से हम जानते हैं, जो असल में सबसे बड़ी माइनॉरिटी इस देश की थी, ये उनकी मुक्ति संघात दस्तावेज भी था। आज उस दोनों पर हमला हो रहा है। जो आरएसएस का विजन 1905 में जो हिंदू राष्ट्र का था, हिंदू राष्ट्र का विजन हो सकता है माइनॉरिटी के लिए तो हमलावर हो ही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिंदू मेजोरिटी के लोग हैं, जिसको उस वर्ण व्यवस्था ने, जो सोशल हमने कहा ब्राह्मणिक सिस्टम था, आम हिंदुस्तान की हिंदू मासेस को गुलाम बनाया था, ये फिर उस पुरानी व्यवस्था को तमाम तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिसंपत्ति की ताकतों से फिर वंचित कर देगा संघर्ष। इसलिए अगर हमको वास्तविक रूप से अगर 2 अक्टूबर गांधी जी की विरासत को रखना है, तो गांधी जी की विरासत भी यही थी कि अगर देश की मुक्ति के साथ, जिसको उन्होंने हरिजन सेवक संघ और अस्पृश्यता के निवारण का संघर्ष किया था, जिसको मैं आधा अधूरा मानता हूँ कि सिर्फ अस्पृश्यता ही नहीं, मूल है जाति उन्मूलन। तो ये 2 विचारों के संघर्ष के रूप में आज हमलावर हो रहा है। अगर आप देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, भारतवर्ष को बचाना चाहते हैं, तो इन दोनों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र पे है, सेकुलरिज्म पे, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था, आज हम देश में संविधान को तो लागू कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी रेतीली धरती पर लागू कर रहे हैं जहाँ सोशल डेमोक्रेसी जैसी कोई कल्पना नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, और दुनिया में हम सबसे कहते हैं कि हम सब के बराबर थे। इसलिए इस अंतर को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ कि आज ऐसा है, 70 के दौर से 70 के आज़ादी के दौर में बहुत कुछ हम आगे बढ़े हैं, प्रगतियाँ हुई, समाज के कमज़ोर वर्ग आगे बढ़े हैं, ताकत बढ़ी हैं। जब उनकी ताकत बढ़ी है तो कन्फ्रंटेशन भी बढ़े हैं, उसकी वजह से जो प्रिविलेज क्लास है और हमलावर है, वो अपनी सत्ता को, विरासत को खोना नहीं चाहता है। ये सारे संघर्ष उसी के हैं कि दबा हुआ, कुचला हुआ तबका, मजदूर हो, किसान हो, उठना चाहता है। और इसीलिए अगर आप 14 की जिस बात को आपने कहा, 14 में सबसे पहले हमला हुआ यूनिवर्सिटियों पर, इंस्टीट्यूशन पर, जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन पर हुआ जी। उस समय के बाद फिर देखें, फिर माइनॉरिटीज़ पे हुआ, फिर दलितों पर हुआ, तमाम एट्रोसिटी एक्ट करते करते अब आप किसानों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, मजदूरों के हमला कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता को ये समझना पड़ेगा कि संघ के हमले से कोई भी उत्पीड़ित वर्ग है, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न हमारे अंदर विभाजन भी हैं, अंतर भी हैं, कोई भी नहीं छूटेगा। उनकी राय है, जैसे फासिज्म ने कहा, एक एक करके निशाना बनाते हैं। इसलिए आज के दौर में हम सबको, और कांग्रेस के लिए तो विरासत है कि इस विरासत को बचाने के लिए तमाम सबके साथ। चलिए, हम इसी बात का जिक्र टमटा साहब हम कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, असहमति होती है, राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी हमारे असहमति होती है, लेकिन उस असहमति को दबाने की जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। और इसी प्रोटेस्ट हम बात करेंगे, जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था, या और भी दीगर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या किसानों का आपने अभी जिक्र किया है, या और जो शबनम जी अभी जिक्र कर रही थी हाथरस वाली घटना का, उसको लेकर भी देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और इसी प्रोटेस्ट का एक चेहरा, एक नुमाया चेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं, बिल्कीस भी हमारे साथ हैं। 100 शख्सियात में टाइम मैगजीन ने उन्हें शुमार किया है। बिल्कीस जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले तो मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे, इतना बड़ा इजाज़त आपको मिला, और आपसे सुनना चाहेंगे कैसा भारत देखना चाहती हैं आप? गांधी जी का भारत देखना चाहते हैं। उसमें क्या क्या होगा? उसमें क्या होगा? नफरत को दूर करो, मोहब्बत को आगे बढ़ाओ, बड़ों पर क्या नाम, बड़ों की इज्जत करो, बच्चों पर शफकत करो। जब बच्चे ना होंगे तो बड़े कहाँ से होंगे? बच्चे पढ़ नहीं रहे, जेल में डाल रखे हैं बच्चे। जब वे जेल में से निकलेंगे उन्हें रिहाई करो,
और जब पढ़ेंगे तो जब तो ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे बच्चे, जब पढ़ेंगे ना तो कैसे ऊंची जगह पर पहुंचेंगे। अब तुम्हारे भी हैं, हमारे भी, सबके बच्चे हैं उसमें। जी, आपको क्यों लगता है क्यों डाला है उनको जेल में? जामिया में जब लड़ाई हुई और हम वहाँ बैठ गए पुलिस में, तो क्या नाम उठा कर ले गए। जामिया के भी, जैनियों के भी, निजामुद्दीन के भी हैं, शाहीन बाग के भी हैं, सब बच्चे हैं उसमें। तो उनको हम रिहाई चाहते हैं। जी, आपने कोई मांग रखी थी, कहा था जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं आपके पास? हाँ, मांग रखी थी हमने। अब उसमें बीच में कोरोना आ गया। अब पहले तो सब में पहले कोरोना से लड़ना, जी उससे बाद में देखेंगे क्या होता है। हम तो कहते हैं मोदी जी हमारा बेटा है, हमने जन्म न दिया, हमारी बहन ने दिया। कैसा हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनकी अम्मी ने उन्हें जन्म दिया। मोदी जी से जरा से हमारी बात को मान लें। माँ की बात बेटा मानते नहीं है, कहीं माननी चाहिए उन्हें। और यूँ ही सिखाता है हमारा तो ये CA NRC APR, इसको वापस ले लो। कैसा यूँ कानून चला है, इसे वापस कर लो, तुम भी खुश, हम अच्छा, भी खुश। मीडिया ने जो दिखाया बिल्किस जी, मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया, मीडिया ने तो झूठा झूठा कहा है, सही बात तो एक भी नहीं बताई उन्होंने। अच्छा, आपको ये महसूस हुआ कि मीडिया ने सच बात नहीं दिखाई? नहीं दिखाई, जो कह रहे हैं उसे तो काट देवे और झूठ आगे को बढ़ा देवे। चलिए, असल जी। में बढ़ाते कैसे ना, ये बिके हुए है, उन्होंने पैसा खा रखा, तो वे तो बढ़ाते ही है। वो तो तुम्हें भी दिख रहा, हमें भी दिख रहा। चलिए आपके पास आएंगे। आपने कई बहुत ही अहम बातें की हैं। आपने कहा कि नफ़रत को मिटाना है, मोहब्बत को बढ़ाना है, और बड़ों के लिए इज़्ज़त और छोटों को शफ़क़त। एक और चेहरा हमारे साथ हैं, इसी प्रोटेस्ट का चेहरा हैं, वासिक़ नदीम साहब हमारे साथ हैं, और बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा हैं। ये हर प्रोटेस्ट में पेश होते हैं, आगे आगे होते हैं। नदीम साहब, आप बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? तो वो 32 लोग उस ढांचे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कपिल मिश्रा के बारे में कहा गया कि कपिल मिश्रा विसिल ब्लोअर के तौर पर काम कर रहे थे, ताकि जो है वो जमुना पार में जो दंगे होने वाले की स्थिति पैदा हो गई थी उसमें शांति हो सके। ये बाकायदा चार्जशीट में कहा गया कि कपिल मिश्रा एक विसिल ब्लोअर का काम कर रहे थे। और ये जो दादी बैठी हुई हैं उनके बारे में संबित पात्रा ने 3 दिन पहले कहा कि ये दंगा भड़का रही थी। हम सब का नाम चार्जशीट में इतनी बार लिया गया है कि पूरी रामायण में भगवान राम का नाम उतना नहीं होगा। और चार्ज जो हम लोग लगातार, चाहे वो तबरेज़ अंसारी का मामला हो, चाहे वो सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध का मामला हो, सड़कों से लेकर हमने उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन किया। और उस सरकारी दस्तावेज, जिस जो तो सरकारी दस्तावेज है वो चार्जशीट, उसमें कहा गया वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नहीं, यूनाइटेड फॉर हेट है। तो जब मुल्क जिस अंदाज में हमारे लिए रास्ता तय किया गया, गांधी और नेहरू ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया, जब बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगे, तो हमको लगता है हमको रिवर्स बैक करने के लिए कुछ शिद्दत से पीछे की तरफ मुड़ना हो। जी, चलिए आपके पास हम आएंगे नदीम साहब। एक और बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज गांधी जयंती के अवसर पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और गांधी जी के जो आदर्श थे, जो उसूल थे, जाहिर है वो सच, अहिंसा या हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम जो मोटे तौर पर बात कर रहे हैं कि जो सिविल डिसओबीडियंस होता है, हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, और जिस तरीके से आज आवाज़ दबाने की कोशिशें हो रही हैं सरकारों द्वारा, उस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? गांधी का मतलब 2 है। अगर स्वराज की परिभाषा गांधी की याद कर लें हम लोग, तो गांधी ने यह कहा था कि स्वराज का मतलब यह नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में ताकत जाएगी। स्वराज का मतलब यह है कि जनता के पास यह ताकत आएगी कि वह सत्ता को ना कह सके जब देखे कि वह ताकत का दुरुपयोग कर रही है। जी, यानी जनता के पास प्रतिरोध की शक्ति रहे, यही स्वराज है। जनता के विरोध करने की ताकत रहे, यह स्वराज है। स्वराज लोगों के पास ताकत जाने का नाम नहीं है, विरोध करने की ताकत जनता के पास बने रहने का नाम है। तो आज बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि विरोध करने को राजद्रोह कहा जा रहा है, विरोध करने को साजिश कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा सकते,
अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे इसका मतलब आप मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जबकि गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि यदि मैं आपको गलत मानता हूँ और आपके कानून को गलत मानता हूँ तो आपके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है, जी, दायित्व है। देश के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है उसको मैं इसी तरह निभा सकता हूँ। ये भी एक देश के प्रति वफादारी है। गलत का मैं विरोध कर सकूं। उस ताकत को हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं, यह एक सवाल है। लेकिन उस ताकत के को लेकर हमारे भीतर ईमानदारी से इच्छा है कि नहीं, यह भी एक प्रश्न है। और यह देश के उन सारे राजनीतिक दलों के लिए भी है जो आज के शासक दल से अलग हैं। गांधी का नाम तो हर कोई लेता है, वे भी लेते हैं, लेकिन गांधी का नाम लेने का हक किसको है? 1946, 47 और 48, 30 जनवरी तक गांधी का क्या काम था? गांधी का काम एक ही था, देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खड़े रहना। 46-47 में बहुत मुश्किल था, पाकिस्तान बन रहा था। उस वक्त यहाँ खड़े होकर मुसलमानों के हक की बात करना, इसके लिए काफ़ी साहस चाहिए था। वह गांधी ने इसी दिल्ली में दिखलाया था। लेकिन जो कहते हैं कि वो गांधी के वारिस हैं, अगर उनके अंदर ये साहस नहीं है, अगर बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के लिए अभिनंदन वे सारे लोग भेज रहे हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हों, तो उनको गांधी का नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना चाहिए। छोड़ दें गांधी को। गांधी को जो करना था वो कर चुके। उनको हमारी और आपकी ज़रूरत नहीं है कि हम नाम जाप करते रहें। हम दरअसल उनका नाम जाप करते हैं अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। क्यों आपको क्या लगता है कि पकड़े हुए क्यों हैं गांधी को, और खुलेआम छोड़ क्यों नहीं देते गांधी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है इस देश के लिए कि क्यों। क्योंकि हो सकता है कि गांधी एक ऐसी ताकत है और वो इतने गहरे हमारे भीतर चली गई है कि हम हर चीज़ को उसी के टर्म्स में साबित करना चाहते हैं, अपने हर कदम को। ये कतई मुमकिन है। लेकिन अगर हम अपनी जांच करें, हम गांधी को छोड़ दें, हम अपनी जांच करें, जैसे मैंने कहा स्वराज का मतलब है विरोध करने का अधिकार। आपका सबसे बड़ा राजनीतिक कर्तव्य अभी क्या है? वह है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खड़े रहना। आज के दिन, आज शाम तक किन राजनीतिक दलों का बयान आएगा जो इस अदालत के फैसले की आलोचना करेंगे? इससे तय होगा कि वो गांधी के विचार के पक्ष में हैं, उनसे प्रतिबद्धता है या नहीं है। कितने लोग होंगे जो शाहीन बाग का जो प्रतिरोध हो रहा था, उस पर जो हमला हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े होंगे? यह काम सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, और जिसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है उसका नहीं था। राजनीतिक दलों का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो वोट लेकर और सत्ता में चले जाएं और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई कोई और लड़ता रहे और उसके लिए जेल कोई और जाता रहे। चलिए, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आज एक चुनौती है हमारे सामने। शबनम ने कहा कि और मैं ये मानता हूँ कि पहली बार भारत में धर्मनिरपेक्षता एक संघर्षशील स्थिति में है, सबसे ज़्यादा संघर्षशील स्थिति में। इसी समय उसका इम्तहान होगा, इसी समय जनतंत्र का भी इम्तहान होगा और हम सब उस इम्तहान की घड़ी में हैं। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम सवाल उठाया। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज भी जुड़ गए हैं, एक्स MP हैं और सोशल दलित एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीति दुनिया के चेहरे हैं। डॉक्टर उदित राज, जो सवाल उठाया प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने कि ये एक इम्तिहान है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, धर्मनिरपेक्षता का, मौजूदा स्थिति जो है उस पर आपका कमेंट क्या होगा? मौजूदा स्थिति में हमें स्ट्रेटेजी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2014 के बाद का भारत बदल गया है और तर्क काम नहीं कर रहा, न तथ्य काम कर रहा है, न लॉजिक काम कर रही है। और
कार्ल मार्क्स ने जो सही कहा था कि धर्म जनता की अफीम है, और करोड़ों मजदूर परेशान हुए, उनमें हमने कहीं आक्रोश नहीं देखा। और 4 घंटे रात में का ये समय था, लॉकडाउन कर दिया दूसरे देश में, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था। पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है, फिर भी लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये तो होता ही रहेगा, राम मंदिर तो बन रहा है। फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी क्या करे, कोरोना तो मोदी है तो कोरोना संभल गया, नहीं और खराब हो जाता। कुतर्क गांव के अंदर जो है कुतर्क, और जो मीडिया है इस देश का। अब सवाल इस बात का है कि जब तक यहाँ प्राग्मेटिक अप्रोच लेने की बात है। जी, आपको क्यों लगता है ऐसा हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हो रही हैं लेकिन सब खामोशी हैं, हर तरफ खामोशी। देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टी से लड़ सकती है, क्रिमिनल आदमी क्रिमिनल से लड़ सकता है, और क्रिमिनल आदमी से जेंटल आदमी नहीं लड़ सकता है। जी, एक क्रिमिनल गैंग है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ पा रही। और ये सब के जितना सिस्टम में है, छोटे छोटे केसेस, अभी एक चीफ जस्टिस होने वाले हैं, अब नाम नहीं बताऊँ, उन्होंने किसी ने बताया कि उनका पता लगा लिया अभी से, उनके कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन था, उनकी बेटियों के खिलाफ FIR दर्ज किया, और वो जज साहब भागे भागे पहुंच गए, तो कहा कि कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। तो अब ये इतिहास गवाह है कि जब आक्रामकता जब आते थे, आक्रमणकारी आते थे, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को नष्ट करके चले गए, रन डाउन किया, और सैकड़ों वर्ष तक। तो आज उस मोड़ पर हैं कि इसको कैसे टैक्टफुली पहले किया जाए। आज तो प्राग्मेटिक अप्रोच, जैसे ये पूरा शाहीन बाग चल रहा था, और उसके बाद में हम 8-10 जगह गए, बिहार में गए। मुस्लिम समाज की साइकी ये है जी कि वो बड़ा तीखा, वहाँ पर आम जनता के लिए बड़ी तीखी बात कोई करे, और तो उसका बड़ा स्वागत होता है। जैसे कुछ अल्ट्रा है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, और हिंदू समाज के हैं, अल्ट्रा हैं, बोलेंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे, जोश हो जाएगा, लेकिन वो बचाने नहीं आएंगे। उनकी बिरादरी के लोग ही वोट नहीं देंगे, ये वोट से आए हैं, वोट से ही जाएंगे। आप किसको साथ ले रहे हैं? वोट कैचर कौन है? एक शख्स हैं जो सब बहुत बड़े स्टार हैं या सेलिब्रिटी जिनको बुलाते हैं जी, वो अकेले आकर के तो माहौल, ये माहौल की मैं बात करूंगा, आप सुन लीजिए, आप जी। माहौल, लेकिन उनकी बिरादरी 99% होने के साथ नहीं है। तो ये तो वोट, या तो वोट के महत्व को मत, अब वो अलग बात थी, ब्रिटिश की अलग बात थी, ये अलग बात है। जब आप देखिए तो अलग बात है। आज तो वोट से ही आप किसी को बाहर कर सकते, ले आ सकते हैं। अब गांधी जी की विचारधारा ठीक है, जो प्रोफेसर पूर्वानंद जी कह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां तो कुछ और है ना भाई। अब अंग्रेजों को वहां से वोट से हटाने से थोड़ी लड़ाई थी, वो तो इंटरनेशनल सरकमस्टांसेस थे, इंटरनली था, सेकेंड वर्ल्ड वार का था, इधर कांग्रेस नहीं, जो मूल, लेकिन जो सिद्धांत गांधी जी ने दिए थे, सत्य, अहिंसा और अपनी बात रखने का जो हक, जो डेमोक्रेसी, अरे इस देश में कब रहा भाई? हजारों वर्ष से दलितों को दबा के रखा, इस देश में तो था ही नहीं सच कभी। ये कौन कहता है? लोग कहते हैं कि सच परेशान करता है, पराजित नहीं करता। वो पराजित भी होता। 3000-4000 वर्ष से ये दलितों के साथ में क्या हो रहा है? ये कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसक ये लोग, और एक नहीं, सेंचुरीज टुगेदर है। आज भी मंदिरों में क्या हालत होती। देखिए, आज तो मैं इसी में 2-3 दिन से लगा था, इसी अंजारुल जी से मैं माफ़ी मांग रहा था यहाँ पर। अभी भी अरेस्ट, अभी भी हुआ, कल भी अरेस्ट था, परसों अरेस्ट हुआ था हजरत वाले मामले में जी। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि अंग्रेजों के दिन याद दिला दिया कि भगत सिंह की जो पार्थिव शरीर थी, घर वालों को न दे करके जला दिया था। आज
क्या हम मान लें कि जिस तरह से अंग्रेज भारतीयों के लिए था, उसी तरह से इस देश का सवर्ण बीजेपी और आरएसएस दलितों के लिए है? और आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े लिबरल्स अंदर से हिल गए हैं। मैं जेनू का प्रोडक्ट हूँ, आपके बीच बैठेंगे, अभी भी बैठेंगे, लेकिन उनका मन कहीं और चला गया। 100%। एक मेरे दोस्त हैं, जेनू के हैं, राजपूत हैं, कहा मेरी सारी दोस्ती खराब हो गई, मैं राजपूत हूँ, ये सारे राजपूत पागल हो गए हैं, सब बीजेपी की तरफ है, भूमियार सब बीजेपी की तरफ। वजह क्या क्या मानते हैं? कहता रहा हूँ मैं कि धर्म की बात है जी। जब धर्म राजनीति दोनों मिल जाए, थियोक्रेसी हो जाए, थियोक्रेटिक हो जाए, तो कहते हैं कि हमारा तो राज आ गया है, शूद्र वगैरह। अभी क्या है कि ये तो टारगेट, सामने से टारगेट मुसलमान है जी, इनडायरेक्ट टारगेट दलित है, सारा रिजर्वेशन इनका खा गए, सारा सरकारी कंपनियां बेच डाला इन्होंने 2014 से। और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम तो आरक्षण इस मोड़ पर ले आकर के रख देंगे कि न रहने के बराबर रहेगा। और दलितों का जो भी उत्थान हुआ है एजुकेशन में रिजर्वेशन से और गवर्नमेंट जॉब के रिजर्वेशन, दूसरा कोई आयाम से नहीं हुआ, एमएलए एमपी बनने से थोड़ी हुआ दलितों का उद्धार। चलिए एक और पैनलिस्ट को हम शामिल करते हैं इस चर्चा में और आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रोफेसर तनुजा शर्मा हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जानी मानी। प्रोफेसर तनुजा, जो बात अभी हो रही थी और वो बात हो रही थी कि सच की, और जिस तरीके से मीडिया का रोल है, हमने पिछली कुछ सालों पहले देखे थे जो प्रोटेस्ट होते थे, कितने कितने बड़े प्रोटेस्ट देखे थे, और आज भी बहुत बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उतना कवरेज नहीं मिलता, उतनी आवाज़ बुलंद नहीं की जाती है। उसकी वजह आप क्या देखती हैं? गांधी जयंती के दिन पहली बात तो ये कहेंगे, और आपका सवाल भी लेंगे जी, कि कोई चीज़, किसी चीज़ के अगर गांधी जी बहुत खिलाफ थे तो वो था बाजारीकरण, जी, प्राइवेटाइजेशन। और मीडिया में एक दिन मैंने ऐसे ही क्यूरियोसिटी में देखा कि भाई मीडिया इतना गोदी मीडिया क्यों हो रहा है, और अच्छे लोग हैं, ब्राइट लोग हैं, तो इस तरह सब लोग क्यों गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कॉन्शियंस ख़त्म कर रहे हैं। तो पता चला कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो कहाँ से है, कितना है, कौन उसके एक्चुअली ओनर हैं। और ये देखिए, ये तो पूंजीवाद का सच है कि जो पैसे लगाएगा वो अपना हक जमाएगा, और वो जो कहेगा आप करेंगे। तो पहली बात तो ये रही कि मीडिया जो है इन अ वे हम कह सकते हैं कि बिक गई। अब अगर मीडिया में आवाज़ ही देने का हक नहीं है तो उससे उम्मीद करना बेकार है। और कुछ जो जैसा आप इनिशिएटिव उठा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक है कि ऐसे इनिशिएटिव हैं जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का सेंस भी यही है कि ये पब्लिक ओन्ड हो तो शायद थोड़ी आवाज़ें पहुँचे। लेकिन इसके अलावा दो तीन चीज़ और भी बोलेंगे। गांधी जी का दिल किसके लिए धड़कता था? किसानों के लिए। फार्मर बिल्स को देख लीजिए, क्या हो रहा है उसके अंदर। गांधी जी का दिल किसके लिए धड़कता था? वो जो हमारे काम करने वाले, ज़मीनी काम करने वाले लोग थे। तो लेबर लॉ में क्या हुआ, यूपी से ही शुरुआत हुई थी जहाँ से मैं आती हूँ। और उसके बाद अगर आप देखें तो कैपिटलिज्म की जहाँ तक बात है, वो मॉडल है, पूरी दुनिया में है, फेल भी हो रहा है। लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म की अलग कहानी है। और हम लोग तो क्योंकि पढ़ते पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें जिस तरह बेची जा रही हैं, वो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे पोर्ट ट्रस्ट हो, एक कहानी है अपने में। तो मीडिया एक है, लेकिन मीडिया के अलावा भारत में बहुत कुछ है, हिंदुस्तान हम कहेंगे, और सभी कुछ बेचा जा रहा है अगर आप मुझसे पूछें तो। और कहाँ ये इसका कहाँ अंत होगा मालूम नहीं। लेकिन एक साधारण नागरिक की तरह एक और बात भी कहेंगे। सबसे दुख लगा मुझे जब राम का नाम बेचा जाता है, गांधी का नाम बेचा जाता है। राम, हम लोग बड़े हुए ये जान के कि राम मतलब त्याग की मूर्ति, उन्होंने अपना देश छोड़ा, यहाँ तो ज़मीनी हड़प ली राम के मंदिर के नाम पे। राम जो हैं उन्होंने बहुत इसी तरह हम लोग समझते थे कि, लेकिन यहाँ पे उनके नाम को ले लेके जो अत्याचार हो रहा है उससे दिल बहुत धड़कता है हम लोग का, दुख के साथ। गांधी जी को बहुत याद करते हैं, वायलेंस को देख के जब दिल घबराता है। और हालत तो यहाँ तक ये है कि एक अपने क्लास में भी आज के दिन में अगर हम लोग बहुत सरकार का उदाहरण ले लें कि देखिए ये सरकार में ठीक नहीं हो रहा है, तो जूम का ज़माना है,
आवाज़ें टेप होती हैं और हम लोग को क्लास में भी एक ये आहट आने लगी है, ऐसी बातें क्लास में ना हो, सड़क पे ना हो, क्लास में ना हो, आपस में ना हो, वो बातें जिसमें आवाज़ उठानी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन पहला था, आवाज़ उठाई थी हम लोगों ने, और आज के दिन में सब मानते हैं कि बहुत गलत था। तो आज के दिन में गांधी जी को अगर हम बहुत याद करते हैं तो इसलिए याद करते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी अगर जो हम लोग के कॉन्शियस में जैसे वो समाये हुए हैं, कहीं थोड़े से लोग भी इकट्ठा होकर आवाज़ शुरू करें और शायद लोगों को फिर गांधी की याद आए, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो आएगी कि इतना थोड़ा डर तो ख़त्म होगा। और इसीलिए गांधी जयंती मेरे हिसाब से तो इस समय इतनी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू। आप हमारे साथ बनी रहें। और इस एक ख़ास मेहमान और हमारे साथ हैं इस वक्त, प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, गांधीयन हैं, मशहूर गांधीयन हैं। उनसे इसका एक और पहलू है, इस पूरी डिबेट का एक और पहलू है, वो सामाजिक सोशल पहलू है, उस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी जी, ये तो राजनीति की बात हो गई, मीडिया की बात हो गई, इसका जो एक सोशल पहलू है, सामाजिक जो एक इसका पहलू है, उस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। समाज क्या करे ऐसे में? अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरुआत अपनी आपके मीडिया का जो चैनल आपने चालू किया है उससे करूं जी, और फिर समाज के लोग क्या करें। मैं समझता हूं कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, ये बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सोच और पूंजीवादी सोच से नियंत्रित है, प्रभावित नहीं, नियंत्रित है, उनके कब्जे में। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर पकी पकाई बातें पॉलिटिकल इंटरेस्ट से डिबेट की जाती हो, जहाँ पे ये ख़ास इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए घृणा बन पाई जाती हो, ऐसे में आपका चैनल एक उम्मीद लेके आया है कि जनता का चैनल है, जनता की बात करेगा और इस बात की कोशिश करेगा कि हुकूमत का एक फ़र्ज़ होता है, हुकूमत एक संस्था है, गुलाम बनाने के लिए नहीं, कुचलने के लिए नहीं, समाज में कायदे कानून का राज चलाने के लिए जी। समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं वो ठीक से काम कर सकें, उनको मदद करने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी उसका अहम किरदार होना चाहिए। इसी के खातिर 100 बरस हमारी आज़ादी की लड़ाई या चली, गांधी ने ख़ास तौर से इसको आइडेंटिफाई किया। दुनिया में जो आंदोलन चले इसीलिए चले कि हुकूमतें साम्राज्यवादी ना होकर डेमोक्रेटिक प्रो पीपुल बने। तो असली काम मीडिया का ये है कि हुकूमत के जो कदम जनता के खिलाफ जाते हों, आम आवाम के, मजदूरों के, किसानों के, पिछड़े तबकों के खिलाफ जाते हों, उनको उजागर करे हिम्मत के साथ, तर्क के साथ। ऐसे लोगों को बुलाए अपनी डिबेट्स में जो उन मुद्दों की सफाई करें कि इससे जनता को क्या नुकसान होने वाला है, समाज के किस तबके को क्या नुकसान होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि पहला काम आपके चैनल के ज़रिए एक उम्मीद जग रही है कि हुकूमत की जो इम्पीरियलिस्टिक या डिवाइसिव पॉलिसीज़ हों उनके बारे में समाज के, चाहे वो 5%, 1% या 0.1% लोगों पर भी अगर उसका नेगेटिव असर पड़ता है, उसको उजागर किया जाए। मुल्क का हर शख्स, लड़का या लड़की, दलित या सवर्ण, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, कोई हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होता है, और आप समझ लें कि जितने बड़े बड़े जुल्म होते हैं हुकूमत की शह पे या उसकी मदद से होते हैं। ये जो दंगे वगैरह की बात कही गई, पहले मैं सोचता था कि दंगाई फितूरी दिमाग के लोग होते हैं, ये तो गुलाम होते हैं, ये अपने दिमाग से सोच नहीं सकते, ये तो हुकूमत के गुलाम है, उनसे कुछ इंटरेस्ट उनका सर्व कराना है, अपना फ़ायदा उठाना है, लिहाजा हुकूमत की हम यहाँ मिलाते हैं। दरअसल ये हुकूमत की शय पे किए जा रहे हैं। चाहे वो आपका, अगर आप पिछले कई सालों का देखें, आज़ादी के बाद का माहौल देखें, ख़ासतौर से 1969 के बाद का, तो हमारे हिंदुस्तान का जो बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं वो सरकार में मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में उसकी बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ का जो संपन्न तबका है जिसने इस प्रकार के ग्रोह खड़े कर रखे हैं,
इलीट क्लास जो हमारे मुल्क का है वो अरसे से सांप्रदायिक है, 100 बरस हो गए इसको, और इसीलिए आज़ादी की लड़ाई की मुखालफत के खातिर उन्होंने ये मुहिम खड़ी की थी। तो इस तबके ने, और इस वक्त तो सीधी शय है हुकूमत की। मैं चाहता हूँ कि मीडिया सरकार को जिम्मेवार बनाने का अपना जिम्मा उठाए। ये बात तो मुझे कहनी थी। समाज के बारे में आपने कहा कि इस माहौल में हमें क्या करने की ज़रूरत है। एज ए कॉमन मैन के पास वो ताकत नहीं है बंदूक की या दौलत की, या दिमागी फितरत नहीं है कैलकुलेट करने की, तिकड़म की ताकत नहीं है, लेकिन मालिक ने एक ताकत दे रखी है इंसान में, और वो ताकत है सच्चाई की। जैसे हमारी ये अम्मा बैठी है, इन्होंने शाहीन बाग में जो काम किया वो रोशनी देने वाला है मुल्क को। ठीक है, अभी कोरोना की वजह से वो मुहिम थम गई है, लेकिन मैं देख रहा था उस वक़्त कि कम से कम दिल्ली में 20,000 लड़कियां, औरतें जो अदरवाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सा नहीं लेती, वो घर से बाहर निकली। 20,000, कम से कम 20,000 मैंने खुद देखी। लेकिन एक खामी रह गई कि हम जनता में नहीं गए, उन मोहल्लों में नहीं गए, क्योंकि अगर मैं गया 2-4 बार, हमारे साथ कुछ लड़कियां भी गई, लेकिन बड़े पैमाने पर हम जनता को हिला नहीं सके। मतलब हमारे घरों में काम करने वाली जो लड़कियां हैं वो भी इनका दर्द नहीं समझ सकी कि सरकार ने ये जो CAA लाई है और NRC लाने वाली है, इसका क्या नुकसान होगा। उसी तरीके से किसानों के सवाल पर कल प्रशांत ने बहुत अच्छा एक सवाल किया था बच्चों से, यूनिवर्सिटी के। उन्होंने सवाल किया था कि भाई किसानों के मसले पर शहर के विद्यार्थियों का क्या रुझान है। अपने सवालों पर तो लड़ते हैं वो जी, लेकिन इस पर क्या कर रहे हैं वो। ये गंभीर बात कही थी इन्होंने। मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी क्रांति के सिपाही हो सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पढ़ाई से वो डिग जाएंगे। जितना क्रांति के काम में लगेंगे वो समाज को सही रास्ते पे ले जाने के काम में लगेंगे, उनकी पढ़ाई भी सही होगी। तो अगर वो CAA के सवाल को समझ लें, वो किसानों के सवाल को समझ लें, मजदूरों के सवाल को समझ लें, यही हमें समझने की ज़रूरत है। और जितनी बन सके उन्हें भागीदारी करें। हम मिलजुल के काम करेंगे तो हुकूमत को हम रास्ते पर लाएंगे। ये हुकूमत दरअसल बहुत गिरती चली जा रही है, साम्राज्यवाद के रास्ते पर जा रही है। दबा के रखो, कुचल के रखो। मिलिट्री पुलिस के साथ साथ गुंडों का गिरोह खड़ा कर रखा है, उनको उनसे पिटवा दो। जितनी संस्थाएं हैं उनको दहशत में डाल दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बर्बाद कर दो, ऐसे लोगों की भर्तियां करा दो, वहां पे भी गुंडे खड़े कर दो। इस तरीके का निजाम चल रहा है। लेकिन भगवान ने एक ताकत इंसान में दे रखी है, सच देखने की ताकत। उदित राज ने सही कहा कि 1000-2000 साल से तो सच कुचला जा रहा है। जी, जो सच कुचलने की आप बात कर रहे हैं उस पर भी हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे, लेकिन एक पहलू और है, और वो है जो ये नफरत का जहर घोला जा रहा है समाज में, उसमें जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो अछूते हैं या वहाँ तक भी ये नफरत पहुँची है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, कलीमुल हफीज़ साहब हैं, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। कलीमुल हफीज़ साहब, आपकी राय हम जानना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। आप डिबेट सुन रहे हैं इतनी देर से। सबसे पहले तो गांधी जयंती पे आपको मुबारकबाद, और आपके चैनल फ्रीडम एक्सप्रेस के लॉन्चिंग की आपको मुबारकबाद। जो डिबेट जिस रुख पे गई और लोगों ने गांधी और देश के बारे में जो जिक्र किया, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो गांधी के जो 3 उसूल आपने जिक्र किए कि सत्य, अहिंसा और बोलने की आज़ादी या डिसेंट रखने का हक, उसके अलावा एक और बात जो बहुत ख़ास है जिसको पूरे गांधी के देश के लिए माना गया, वो भी हमारे एक वक्ता ने कहा, वो है इसका सेकुलरिज्म, इसका सौहार्द, इसकी प्लूरिस्टिक सोसाइटी। तो सही मायनों में तो ये तमाम उसूल ख़तरे में हैं इस वक्त, लेकिन ये ख़तरे में किस तरह से हैं उसके कई पहलू हैं। उसमें जो एक बहुत ही मजबूत पहलू है जहाँ से नस्लें बनती हैं या देश बनता है, वो है शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम। उस एजुकेशन सिस्टम को इस मौजूदा सरकार ने जितना हैम्पर किया है,
जितना अटैक किया है, अगर आप इसके अंदर जाएं और उसको देखें तो ये तसव्वुर से परे है। यानी वो सच्चाई जो पिछले 200, 300, 500 साल में गुजरी है, जो हिंदुस्तान ने जिन संघर्ष को लड़ा है, जिन लोगों ने उसकी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने खून बहाया है, उन तक को इस सरकार ने, या सरकार की जो सिस्टम है उसने उनको भी वाइप आउट कर दिया है। और अभी रिसेंटली तो ये हुआ कि कोरोना के नाम पे जो सिलेबस उन्होंने उसको शॉर्ट किया, उसमें इवन पॉलिटिकल साइंस हटा दिया। पॉलिटिकल साइंस के अलावा हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज थे, जो इंडियन हिस्ट्री के, जो रिसेंट हिस्ट्री है, वो हटा दिए। तो ये जो सरकार है और जो गांधी जी ने जिस देश की नींव रखी थी, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अनऑफिशियली ये लोग गांधी जी को सावरकर से रिप्लेस कर चुके हैं। आपने शुरुआती वक्तव्य में अपने कहा था कि वो चश्मा सिर्फ टॉयलेट पे चिपकाने के लिए है, जो गांधी जी की अलामत है। सच बात ये है कि ये जिस उसूलों पे ये सरकार चल रही है वो है सावरकर और गोवालकर के इशूज, जो उनके सिद्धांत हैं उस पर चल रही है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अंग्रेज़ों का जब जुल्म इंतहा पे था, तो उस ज़माने में अकबर इलाहाबादी का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तोप मुकाबिल है और आपने अखबार निकाला है, आपने फ्रीडम एक्सप्रेस निकाली है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैंने इसी उन्वान से 12 अप्रैल को अपना एक मेरा आर्टिकल आया था इंकलाब में कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब इसकी खूब मीडिया में डिस्कस हुआ, फिर 19 अप्रैल को मैंने एक और आर्टिकल लिखा। तो उसमें चूँकि कुछ मीडिया के घरानों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने ये कहा कि साहब इनको बहुत ज़्यादा ज़मीनी सच्चाई का पता नहीं है, कलीमुल हफीज़ साहब ने ऐसे ही आर्टिकल लिख दिया है। तब फिर मैंने एक और आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल की डिफेंस में, वो आर्टिकल था मेरा 19 अप्रैल 2020 का, क्योंकि ये आर्टिकल जब लिखे जा रहे थे, जब एक तरफ कोरोना वायरस फैल रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मीडिया हमारा एक वायरस फैला रहा था सांप्रदायिकता का। जब उसने निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात को टारगेट करके एक अजीब सा नफरत का माहौल पैदा किया था, पूरे मुल्क में एक अजीब सी फ़ज़ा बन गई थी। यानी अल्पसंख्यकों को, ख़ासतौर से मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखते ही उनको निशाना बनाया जा रहा था, उनको सब्ज़ी बेचने से रोका जा रहा था। उस दौरान का ये मेरा आर्टिकल था। पर जब मैंने दूसरा लिखा तो दूसरे आर्टिकल को मैंने उसका उन्वान दिया कि अंधेरे और बढ़ गए तो क्या, और बढ़ गए अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस नहीं तुलुए शहर से हम। तो इस पे फिर लोगों ने मुझे और उस पर हौसला अफजाई की कि साहब ये तो आपने बड़ा अच्छा लिखा। उसके बाद 30 अप्रैल को आया आर्टिकल हमारे अदीब साहब का, और अदीब साहब ने उस आर्टिकल में जब ये रोशनी ये दिखाई कि साहब मैं एक चैनल चलाने वाला हूँ और ऐसे ऐसे फ्रीडम एक्सप्रेस लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए डबल खुशी है। मेरे उन 2 आर्टिकल्स के बाद 2 चैनल और शुरू हुए। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर फ्रीडम एक्सप्रेस में भी मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो फ्रीडम एक्सप्रेस की पूरी टीम को मुबारकबाद। लेकिन आखिर में ये बात कहूँ कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के मज़ालिम को ख़त्म करने में सैकड़ों 100-200 साल लगे थे, लेकिन इनका जुल्म इंतहा को पहुँच चुका है और ये ख़ुद अपनी मौत मर रहा है। सिर्फ हम लोगों को यूनाइट होकर अपनी बात को हक़ के साथ, आंखों में आंखें डाल के सच के साथ रहना है और कोशिश जारी रखनी है। इंशाअल्लाह ये दिन बहुत जल्दी खत्म चलिए, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं और बहुत शॉर्ट में मैं सब पैनलिस्ट को अपने लूँगा। जिस तरीके से शबनम जी आपसे शुरुआत करते हैं, जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिस पर देशव्यापी प्रोटेस्ट हुए और मीडिया ने उन तमाम प्रोटेस्ट को दिखाया। अगर हम रामलीला की बात करें या निर्भया, एक बहुत बड़ा दुखद घटना थी, पूरे देश में उसको लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन अभी हाल ही में जैसे एक हाथरस में एक घटना हुई, लेकिन उतनी कवरेज शायद उसको नहीं मिल रही। क्या वजह मानती हैं आप, और क्यों आखिर? और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, मैं अगर गिनाना चाहूं तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ना तो लोग बाहर आ रहे हैं और ना मीडिया में उतना कवरेज है उन खबरों के लिए। मीडिया अब टोटली कंट्रोल्ड है, कुछ पूंजीपति घरानों की तरफ से कंट्रोल्ड है, और वो पूंजीपति जो बिल्कुल जिन्हें क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो हमारे सरकार में जो आका बैठे हैं, उनकी जो जेब में पूंजीपति हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ कई बातें हुई हैं सोशल जस्टिस की। तो कौन लीड कर रहा है, किसके साथ हुआ है,
ये अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक दलित लड़की के साथ हुआ है। दलित लड़की के साथ कौन से पत्रकार खड़े होने को तैयार हैं, कौन से मीडिया चैनल्स उसके बारे में लिखने को तैयार हैं, क्योंकि दलितों पे अत्याचार जो पिछले 5 साल में बढ़े हैं उनकी कोई भी किसी भी तरह की कोई इंतहा नहीं है। और आज आप कह रहे हैं, आज यूपी भवन के ऊपर धरना था और अभी मैं इसीलिए मैंने कहा कि मुझे निकलना है, क्योंकि अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जिस तरह से कानून बदल रहे हैं, अभी रिसेंटली कानून बदला है कि अब आपको बेल पुलिस स्टेशन पे नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि आप अगर आके सड़क पे अगर कोई प्रतिरोध करना भी चाहते हैं तो इस डर से कि मुझे पुलिस स्टेशन में अब बेल नहीं मिलेगी, मुझे जेल ही जाना पड़ेगा, आप 3 बार सोचेंगे मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। तो हर तरह से आवाज़ें दबाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि लोगों में रोष नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग सड़कों पे नहीं उतरना चाहते या सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। जहाँ उतरते हैं वहाँ कवरेज नहीं होती। किसान पूरे हिंदुस्तान में सड़क पे उतरा है। कितने मीडिया चैनल ने दिखाया कि किसान उतरा है? जी, किसान उस मीडिया चैनल को तो फुर्सत ही नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है उदित जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, ये भी सच्चाई है कि लोग भी उतने ज्यादा बाहर नहीं। क्या वाकई लोग डर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, 2 बातें। मीडिया यहाँ की सवर्णों के कंट्रोल में, और जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो एक जो आरएसएस और बीजेपी की जो सवर्ण लॉबी थी, और वही ज़्यादातर पत्रकार है, यानी एक दलित सीनियर पत्रकार नहीं है पूरे देश के अंदर जी। और जितने पत्रकार कास्टिस्ट हैं किसी से कम नहीं है। मुलायम सिंह भले जमीन बांट दें और नोएडा में स्टूडियो बनवा दें, मायावती भले लैंड दे दें, फिर भी उनके सगे नहीं होंगे। बात केवल कैपिटलिज्म की ही नहीं है, बात यहाँ कास्टिज्म की भी है। पैसा वो भी दे रहा है, एक पैसा देगा तो एक ही बार छापेगा, और बिरादरी का नेता होगा तो पैसा ना भी दे, एक बार दे तो हम पूरा जीवन भर उसका अलायंस बना रहेगा। बड़ा डिफरेंस है इस बात। ये मिक्सअप करना कि केवल कैपिटलिज्म जिम्मेदार है, कैपिटलिस्ट की भी जाति है इस देश के अंदर जी। कैपिटलिस्ट, ये अमेरिका का, यूरोप का, दुनिया के कैपिटलिस्ट से यहाँ के कैपिटलिस्ट में फर्क समझो। ये राहुल बजाज ने, ये भरत राम चरत राम ने, जितने सब लोगों ने जब भी अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन की बात आई है, सबने विरोध किया है इस देश के अंदर। लेकिन वो विरोध देखने को नहीं मिलता। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जो शबनम जी ने। दूसरी बात है, निर्भया के मामले में पूरा देश खड़ा हो गया। आज मनीषा का जो मामला है उससे कम नहीं है, उसी तरीके का जी जी। और अगर उसका दिल्ली मौत यहाँ ना हुई होती तो ऐसे मामले बहुत दब जाते। जौनपुर में हुआ, भी आजमगढ़ में हुआ, कानपुर देहात में हुआ, लखीमपुर खीरी में हुआ। ये प्रयोगशाला है। जिस तरह से मुसलमानों को दबाने का प्रयोगशाला गुजरात था, वो प्रयोगशाला आरएसएस बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, इनको दबाओ, तोड़ो, मारो और आरक्षण छीनो, नौकरी मत दो शासन प्रशासन में। जो राम राज्य की इनकी कल्पना है कि शूद्र को शूद्र का काम करना चाहिए, ये तो भागवत ने भी कहा, ये वही है। तो अब मैं इंडिपेंडेंस में किसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी, अब किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? शायद गांधी जी होते तो इस विचार से सहमत होते कि वो जातियाँ जिनके जो शोषित हैं, और जातियाँ जो सोशल जस्टिस वाली हैं, वो जो रैशनल हैं, उन जातियों को इनके खिलाफ में यूनाइट करना चाहिए। अब ये क्योंकि इंटेलेक्चुअल वोट इस समय जो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, वोट बहुत मैटर करता है जी। अगर आप वोट पर कंट्रोल नहीं करें तो आप अपनी आइडियोलॉजी भी नहीं बचा पाएंगे। वो आइडियोलॉजी खत्म हो रही है। जो किसी ने कहा कि रिप्लेसमेंट हो गया है गांधीयन आइडियोलॉजी का काफ़ी हद तक सावरकर के आइडियोलॉजी से, एक सच्चाई भी है। आदमी पागल हो गया, सुनने को तैयार नहीं, कुछ तर्क की बात, गरीबी की बात, भुखमरी की बात, किसी चीज़ की तैयार। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मतलब
ये नहीं कहने का मतलब है कि मुसलमानों को सामने खड़ा करके चाहे उनको गरीब बना दो, निर्धन बना दो, कोई उनको चिंता नहीं। ये हुआ हमने देखा पुलवामा में और हर चीजें हमने देखा। चलिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आपकी बात का शायद बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आप बताइए, आप काफ़ी गंभीरता से सभी वक्ताओं को आपने सुना है। ये जो बात हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई लेकिन लोग नहीं आए, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? आज गांधी जी की जयंती है और इस अवसर पे फ्रीडम एक्सप्रेस एक नया चैनल शुरू होने जा रहा है। मैं आपके दुस्साहस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने दुस्साहस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आज की तारीख में मीडिया केवल पूंजीपति घरानों के हाथ में है। जितने भी चैनल्स हैं, जो छोटे छोटे चैनल शुरू हुए थे, उन सभी चैनल्स को मोस्टली अंबानी ने खरीद लिया और भी कुछ देश के बड़े पूंजीपति जो सरकार के सहयोग से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी खरीद लिया। तो उदित राज जी हालांकि कह रहे थे कि वो जाति का भी असर है, मैं मानता हूँगा, लेकिन फिलहाल सीधे सीधे तो चूँकि बड़े पूंजीपति लोगों के पास ये सारे चैनल्स और सारे अखबार हैं और उनको जो पैसे की ज़रूरत है, पहले जैसा अखबार नहीं रहा जी। अब किसी भी अखबार का दफ्तर किसी भी कारपोरेट हाउस के दफ्तर से खराब नहीं होगा, एकदम बढ़िया उस तरह का ही होगा, उससे बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा। अब संपादक जो है उसको मालिक अपना नौकर समझता है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने अपने खुद अनुभव किया कि जब सहारा अखबार यहाँ निकल रहा था नोएडा में, तो जो मालिकों की तरफ जो लोग आए थे, उन लोगों ने जब अपने एडिटर के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणी की, तो मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ तमीज है या नहीं? मतलब वो आपका एडिटर है, उसके नाम पे आपका अखबार चलेगा। अरे तनख्वाह दे रहे हैं यार, क्या एडिटर है? मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स के अखबार में देखा है, अज्ञे जी सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान जब उसके एडिटर थे, तो मैं उनके पास मिलने के लिए गया था। अशोक जैन जो मालिक हैं, 2 बार उनका चपरासी आके देखा कि वो बात कर रहे हैं अज्ञे जी, तो फिर वापस चला गया। तीसरी बार जब वो आया तो कहा कि साहब आप कब खाली होंगे, साहब मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी 10 मिनट के बाद हम खाली हो जाएंगे। तो जब 10 मिनट बीत गया तो वो आ गए, तो मैं खुद उठ के चला गया। तो वो जमाना था, तब अखबार थे। आज संपादक की जब ये हैसियत है तो बेचारे पत्रकार की क्या हैसियत होगी। दूसरा, इस देश में पत्रकारों को ट्रेनिंग देने का काम ये समाजवादी आंदोलन ने किया। जो समाजवाद के पुरखे थे, उन्होंने जर्नलिस्टों को पैदा किया। धीरे धीरे कम से कम मैं कह सकता हूँ 1977 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो सब काम बंद हो गया। कोई नई पीढ़ी तैयार नहीं हो पाई आंदोलन की। आज की तारीख में पहले पत्रकारों को ये बताया जाता था कि पत्रकार का मतलब है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, किसी की भी कमियों को उजागर करना, नहीं, न सिर्फ सरकार की, कम से सरकार, कमियां विपक्ष में भी हो सकती ठीक है, विपक्ष में नहीं, माफ कीजिएगा, आप भी उसी पीढ़ी के हैं ना। पत्रकार का मतलब सरकार से था जी, सरकार की कमी उजागर करिए। हाँ, क्योंकि ठीक सत्ता है उनके पास है। नहीं, आपने जो जोड़ा ना विपक्ष की कमी, नहीं, सरकार में वो आप हैं, हम आपकी कमी उजागर करेंगे, विपक्ष की कमी, विपक्ष तो विपक्ष में है ही जी। यह ट्रेनिंग आपको मिली है कि विपक्ष की भी। अब आज क्या हो गया कि सरकार की कमी उजागर करने की तो औकात ही नहीं है, खाली विपक्ष की कमी उजागर करने के लिए लोग परेशान हैं। बेशक इस माहौल में आप नया शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप दुस्साहस कर रहे हैं। दूसरा,
इस गांधी के भारत में अच्छा हुआ गांधी जी मर गए, नहीं तो बड़ी तकलीफ होती उनको इस देश में। और मुझे अब कहने में कोई संकोच नहीं है कि आंदोलन के लिए के तरीके अलग हैं और सरकार चलाने के तरीके एकदम अलग हैं। महात्मा गांधी अगर जिंदा रहते तो शायद जवाहरलाल नेहरू उनको कहते एक दिन कि अब आप बैठ जाइए, आपने बहुत कर लिया, हम लोग आप ही के अनुयायी हैं, जितना हो सकता हम लोग करेंगे। जैसे जयप्रकाश जी ने इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी को पैदा किया और उनके लोगों ने तुरंत, अगर वो भी नहीं मरे होते तो उनकी भी बहुत दुर्दशा होती इस देश में। और राजनीतिक रूप से जितना गिरावट आई है राजनीति में, मतलब जिसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, मतलब इतनी गिरावट आ गई है। किसी भी राजनीतिक दल में कोई लोकतंत्र बचा ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं बचा है। हर जगह भाणगिरी हो रही है। किसी की औकात नहीं है पार्टी के अंदर कि वह अपने अध्यक्ष से जानते हुए, महसूस करते हुए कि बिल्कुल गलत हो रहा है, वो सवाल कर सके। मैं इसी सत्ता की बात कर रहा था। इसलिए सत्ता सब जगह है, विपक्ष में भी एक सत्ता नहीं, है। मैं वही मैं कह रहा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। जी, मैं चूंकि सभी राजनीतिक दल की बात मैं कर रहा हूं, जी जी जी, और जो विपक्ष में भी है, इन सब के अंदर कुछ बचा ही नहीं है लड़ने की शक्ति। जब राजनीतिक दलों के पास लड़ने की शक्ति नहीं बच गई है तो आप जनता से कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपसे लड़ेगा? जितनी भी लड़ाइयां होती थी राजनीतिक दल लड़ते थे, और सोशलिस्ट पार्टी लड़ाई लड़ने की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी 1977 के पहले। और जब वो सरकार में आए तो सब खुद भ्रष्ट हो गए। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं, वो सब बेकार की बात है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि सोशलिस्ट पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करती थी इस देश में। जो जनता पार्टी में आई और सरकार में आ गई, सरकार का उसको भी मजा आ गया। अब आज की तारीख में तमाम, नाम तो नहीं लूंगा, सब आप भी समझ रहे होंगे उन लोगों की क्या हालत है। चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार, दो बड़ा प्रदेश जिनके हाथ में सारी ताकत रही, इन पिछड़ों की भी और समाजवादियों की भी। न वो पिछड़ों के हो पाए, न समाजवाद ला पाए, और न गरीबी का उत्थान हो पाया। इसलिए बड़ी दुर्दशा हो रही है राजनीति की। और जनता, आप बार बार पूछ रहे थे कि जनता क्यों नहीं आ रही है। जनता आपको भी बेईमान समझ रही है। जनता आपको समझ रही है, जो विपक्ष के लोग हैं, कि आप उसको टूल समझ रहे हैं, इसलिए आप पर विश्वास नहीं कर रही है। और पिछले 77 के बाद से मैं कह सकता हूं कि कोई इस देश में आंदोलन हुआ ही नहीं। छुटपुट किसानों के कुछ आंदोलन हुए, छुटपुट, जिसमें राजनीतिक दल नहीं था, वो आंदोलन हुए, लेकिन उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। हाँ, कुछ मांगे मानी भी गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो छात्र आंदोलन होते थे, कहने के लिए केवल जेएनयू में कुछ आंदोलन हुए, वो भी दिखाने के लिए। अभी कौन कह रहा था? हाँ, शबनम जी कह रही थी जी कि बेल नहीं मिलेगी इसलिए लोग नहीं आएंगे। पहले आंदोलन इसलिए होता था कि हम आंदोलन करके जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे। अब आंदोलन दिखाने के लिए होता है, खाली फोटो छपवाने के लिए होता है, जेल ना जाना पड़े। कि सवेरे जाएंगे, 4 घंटे का 2 घंटे का अनशन करेंगे, फोटो छप गई और हम राजनीति करने लगेंगे। आंदोलन ये नहीं था। आंदोलन तो इसलिए था कि मतलब हम जेल जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। मैं एक बार मोरारजी देसाई से मिलने गया जब मैं छात्र था, और जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझसे उन्होंने पूछा कि ऐसे ऊपर नीचे देखिए कि आप खादी पहनते हैं? तो मैंने कहा मैं पहनता हूं। कहा कभी नहीं, खादी के अलावा नहीं पहनते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, जब आंदोलन होता है तो मैं कभी पैंट शर्ट पहन लेता हूं ताकि पुलिस हमको जल्दी पकड़ ना पाए। उनका बाहर जाइए, मतलब अजीब सा, मैं छात्र था तो उनके, मैं बाहर जाने लगा तो निजलिंगप्पा साहब बगल में बैठे थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि, तो मोरारजी भाई ने कहा कि भाई आंदोलन वो करो कि जेल जाने से और आंदोलन भड़क जाए। महात्मा गांधी जब भी आंदोलन करते थे और जेल जाते थे, देश में आंदोलन बढ़ जाता था। तो कुल मिला के हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है।
और राजनीतिक दलों की विशेष तौर पे। चलिए टमटा जी से जवाब लेंगे। टमटा जी, एक मैं केवल कर दूं एक हाँ मैं ठीक, जवाब क्या है भाई, आप बात पूरी कर लीजिए। लेकिन शाहीन बाग ने मेरी जो निराशा है उसमें उसने एक ऊर्जा भरी थी, और मैं पूरे देश में यात्रा कर रहा था। उस यात्रा में उस 3 महीने में कम से कम 150 से 200 शाहीन बाग में मैं गया और मैंने भाषण दिया, और पहली बार देश की मुस्लिम महिलाएं, एक देश का और भी दुर्भाग्य है कि हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए कोई लड़ाई पूरी नहीं होगी जी। इसीलिए इसमें कोई राजनीतिक दल भी था भी नहीं, शाहीन बाग मैं कह रहा हूं ना कि हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कभी अपनी लड़ाई लड़ने वाले सफल नहीं हो सकते जी। आपकी लड़ाई ये लड़े, आपकी लड़ाई वो लड़े। आपकी बात का जवाब दे लें। मुझे ऊर्जा मिली है कि देश की तमाम मुस्लिम महिलाएं पहली बार सड़क पे आई, यह बहुत सुखद है। चलिए टमटा जी। मैं सबकी बातों को सुन भी रहा था। पहले तो मैं 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज के दौर में हर मीडिया को अलग अलग नहीं दे सकता, पॉलिटिकल नैरेटिव भी बदलना होगा, तो उसी तरह मीडिया भी बदलना होगा। क्योंकि जो सत्ता इस समय है, इस देश की सत्ता पर जो लोग काबिज है, एक नया गठजोड़ है जिसका नमूना हमने 5 अगस्त को देखा, जहाँ पर भागवत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों साथ थे। धर्म सत्ता का और राज सत्ता का एक नया गठजोड़, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक कम्युनल फासिस्ट और क्रोनी कैपिटलिस्ट का एक गठजोड़ है। इस पर आप भी साहस कर रहे हैं इसको एक्सपोज करने के लिए, हम सबको सोचना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा था, आज जो कोर्ट का निर्णय आया है, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने फिर कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है बाबरी मस्जिद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून के खिलाफ है। खुद जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन एक आपराधिक कृत्य था, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था, इसलिए उस भावना के विपरीत भी आज का जजमेंट है। और राज्य सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करनी चाहिए। करेगी या नहीं करेगी, ये तो हमारा स्टैंड साफ है। लेकिन 2 चीज़ें बहुत हमको समझनी पड़ेगी। देखिए, ये देश जब बना, आज़ाद गांधी का ये देश बना, तो मैंने शुरू से भी कहा, गांधी और नेहरू का देश और डॉक्टर अम्बेडकर का देश, ये इस देश के वंचितों सबको एक आज़ादी का दौर था। आज उस विरासत पर हमला हो रहा है, और इसके लिए इस लड़ाई को हम अगर अलग अलग लें कि गांधीवादी कि मैं प्योर गांधी हूँ या नहीं हूँ, या मैं प्योर सोशलिस्ट हूँ, मैं या लोकतांत्रिक हूँ, आज सिर्फ वो हालत है जो जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी का फासिज्म का दौर था, उसके खिलाफ एक मोर्चे को लेना पड़ेगा। और सत्ता यहीं के नहीं है। आज पूरे देश दुनिया का सिनारियो देखे हैं। आज ही मैं डिबेट सुन रहा था जो ट्रंप और बाइडेन के बीच में हो रही थी, उसमें रिपोर्टर ने पूछा, जो एंकर था, क्या आप अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया, आप सुपर मासिस्ट के जो रेसिस्ट है उनको कंडेम करेंगे, करना चाहेंगे? अमेरिकन राष्ट्रपति ने कंडेम करने से इनकार कर दिया। जो यहाँ पर मोदी ने जब लिंचमैन हुआ था, जब क्या कहते हैं दलितों के ऊपर, गुजरात के ऊपर हमला हुआ था, उसको कंडेम करने से मना कर दिया। तो आज का दौर है, चाहे शाहीन बाग का दौर, शाहीन बाग में जो सिटीजन नागरिक संशोधन विरोध के खिलाफ आंदोलन था, चाहे उसको दें, और हम भीमा कोरेगांव को न भूल जाए। भीमा कोरेगांव भी क्या था? इस देश के अंदर दलित अपने को एसेट कर रहे थे कि जब जब हमको मौका मिला हम देश के लिए काम किया, और जब जब हमको मौका नहीं मिला हम पिछड़े रहे। तो वो अपनी असीमता को, अपने एसेट को नाप रहे थे। उसमें क्या हुआ, तमाम जो नागरिक अधिकारी के लोगों को जेलों में डाल दिया गया। चाहे नागरिक संशोधन बिल के, चाहे दिल्ली की हिंसा मामला हो, यहाँ तमाम नागरिक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को दिल्ली की हिंसा में डाल दिया गया, और वहाँ पर नागरिक भीमा कोरेगांव में अरबल नक्सल के नाम से लोगों को जेल में डाल दिया। जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ेगा उसके ऊपर चोट पड़ेगी। और आज की अगर आपने रिपोर्ट दोगे कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का जो सेंटर था, उस पर भी
तवा उस पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, वो भी अपना वाइंड अप करें। तो इसलिए चुनौती है हम सब के सामने है, कांग्रेस के भी सामने है, और हमारा फ़ख्र तो इसलिए है कि हम कहते भी हैं जब लोग नौजवान निकले सिविल राइट ये नागरिक संशोधन के लिए, संविधान की कॉपी हाथ में लिए निकले, जेएनयू के बच्चे निकले, हमारी मुस्लिम बहनें निकली, कोई भी निकले, आपका रोहित बुमिला का उदाहरण है, संविधान किसका संविधान था? वही संविधान तो था जिसको गांधी जी ने बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था, डॉक्टर अम्बेडकर, जो साझी विरासत का संविधान था, जो सबको साथ ले जाने का संविधान था। सेकुलर कैरेक्टर का मतलब सिर्फ अगर आप मुस्लिम नहीं, सेकुलर कैरेक्टर मतलब इस देश के हर स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना है, और हर वर्ग को अपना अधिकार चाहिए। और इसलिए आज के इस दौर में, आज की राजनीति का नैरेटिव जब तक ये नहीं होगा कि दलित हो, जनजाति हो, पिछड़ हो, माइनॉरिटी हो, और जो लिबरल इंस्टीट्यूशन है, जो लिबरल, आखिर क्यों जिन लोगों ने पद्म भूषण पद्मश्री से इस्तीफा दिया था वो कौन वर्ग गया? प्रकाश के तो लोग थे, लेकिन एक लिबरल भारत की कल्पना लिए थे। ये जो गठजोड़ हो रहा था, इस गठजोड़ को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसमें इस बात का नहीं कि कांग्रेस का है, कांग्रेस के लिए तो है कि हमारी विरासत को इस देश के लोग आगे आके सड़कों में आके बचाने की कोशिश करें। क्या हम उस विरासत के साथ, उनके साथ खड़े करके उनको लीड करना चाहेंगे? इसलिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत इसलिए भी बधाई देता हूं कि जब आंदोलन खड़े होंगे तो आंदोलन के खड़े करने के लिए, उनके नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए भी मीडिया की ज़रूरत है। और फ्रीडम एक्सप्रेस, उस एक्सप्रेस में वो विचार दौड़ेंगे, वो आंदोलन दौड़ेंगे। बहुत इस देश के हमारे साथ एक और खास शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जाने माने पत्रकार हैं। अतुल चौरसिया जी, बात हो रही थी मीडिया को लेकर के किस तरीके से एक माहौल देश में बना, और जिस तरीके से इस वक्त जो हम, क्योंकि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम ये अपना मीडिया पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, इस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि आज का जो मीडिया है, आप बड़ी पैनी नज़र रखते हैं मीडिया पर, उसके बारे में पहले कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। जो आज का मीडिया है उस पर क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि मीडिया की क्या हालत है, वो सबके सामने है। इस समय सबसे बड़ी जो समस्या ये है, मुझे लग रहा है, जो हम पकड़ पा रहे हैं, वो ये कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के सामने एक सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि लोगों ने इमरजेंसी का सामना किया है 2 साल के लिए, लेकिन उनको पता था कि किस तरह से, मतलब यहाँ पर एक कानूनी तौर पर थोपी गई एक इमरजेंसी है जिसका सामना करना है, किस तरीके से सामना करना है। अभी जो सरकार है और अभी जो कारनामे हैं वो उससे बदतर स्थितियां हैं। मतलब लोग इसको माने ना माने, चाहे जेलों में डालने की बात हो, चाहे लोगों को धमकाने की बात हो, चाहे चीज, तो इमरजेंसी से ज़्यादा बदतर स्थितियां हैं। लेकिन वो इमरजेंसी किसी कागज़ पे पास नहीं हुई है, उस पर किसी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं है। तो इस लिहाज से हमें बहुत एक संकट का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एफर्ट्स हैं वो बहुत ही वेग स्टाइल में, बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत किसी कंस्ट्रक्टिव वे में कहीं एक सिरे पर जाते हुए नहीं दिख रहा है। वो स्कैटर्ड है, हर आदमी अपने 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 तरीके से प्रयास कर रहा है, और उसी में मीडिया भी है। तो मीडिया की स्थिति को उस लिहाज से देखने की ज़रूरत है। और आप देखिए कि इस समय जो सरकार है उसकी पूरी जो स्टाइल है फंक्शनिंग की, वो कितनी अजब तरीके की है कि हर चीज़ को एकदम से सिर के बल खड़ा करने की बात हो रही है। आप एक चैनल, जो कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसको, वो किसी तरह के मुसलमानों की यूपीएससी में किसी तरह की घुसपैठ की, जिहाद की बात कर रहा है। वो चीज़ जब कोर्ट में पहुंचती है तो उसको सिर के बल खड़ा करके उसकी बहस को कहाँ खड़ा कर दिया जाता है कि आपको डिजिटल मीडिया पर सबसे पहले नकेल लगे। बात हो रही है एक चैनल की, उसके कट्टरपंथ की, उसकी बैगोटरी की, उसके जाहिलियत की, लेकिन पूरी बहस खड़ी कर दी गई है इस समय कि डिजिटल मीडिया पर सबसे पहले नकेल कसने की ज़रूरत है। आप देखिए, बात हो रही थी कि जो उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे हुए, उन दंगों में किसके की कार्रवाई होगी? पुलिस चार्जशीट बना रही है। हमने कम से कम 20-25 चार्जशीट अब तक खंगाली, और हम ये पा रहे हैं उसमें कि मुसलमान मारे गए हैं जिन मामलों में, मुसलमानों को ही उस मामले में आरोपी बना दिया गया। तो इस तरह से सिर के बल सारी चीज़ों को खड़ा किया जा रहा है। अब आप ऐसे समय में जो एक कॉन्सेप्ट है बनाना रिपब्लिक का, जिसमें सारा सिस्टम
सारी चीज़ें, सारा रिसोर्सेज एक तरफ काम करता है, एक आदमी के फेवर में काम करता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की कोई आज़ादी बची नहीं है, उनकी कोई हैसियत बची नहीं है, वो हम बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं। ऐसे में केवल मीडिया से आप देखिए, डेमोक्रेसी को बनाने वाले जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं सब धराशायी हुए पड़े हैं। आज की खबर है कि बाबरी मस्जिद के मामले में सब लोगों ने देखा क्या क्या हुआ पिछले 27 सालों में। एक तो ऐसा ये मामला 27-28 इतने 30 सालों तक, 3 दशक तक क्यों खिंचा, ये खिंचना नहीं चाहिए था। ये अपने आप में एक बड़ा वो, फिर भी सारे लोग बरी हो गए। तो जुडिशरी कोलैप्स पड़ी है, इलेक्शन कमीशन कोलैप्स पड़ा हुआ है, जितने कैग जैसी चीज़ें, मतलब जो सरकार को नकील कसने के, सरकार के जो चेक एंड बैलेंस थे वो पूरी तरह से ख़त्म दिख रहे हैं। तो ऐसे में केवल मीडिया से आप क्या अपेक्षा कर पाएंगे? मीडिया तो ऐसे भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल को राइट को एंटरटेन नहीं करता है, उस तरह के कोई उसके राइट्स हैं नहीं। कहने की बात है, लेकिन जवाबदेही तो है, जवाबदेही है, बिल्कुल है, जनता के प्रति जवाबदेही। मैं उस मीडिया को बचा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीधे जो पब्लिक मनी पर चलने वाले इंस्टीट्यूशन, तो वही नहीं कुछ आज की तारीख में काम कर पा रहे हैं। तो इस तरह के संस्थान से आप कम उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो पहले लौट जाएंगे जी, ये तो पहले लेट जाएंगे, क्योंकि इनको तो, ये तो किसी पब्लिक मनी पर काम नहीं कर रही, ये तो किसी तरह से सरकार के उस पर नहीं है, इनको तो काबू करना आसान है। ऊपर से मीडिया के जो चलने वाले जो तरीके हैं, उसकी जो पूरी फंक्शनिंग है, उसका जिसका जिक्र किया कि आप लोग जो फ्रीडम एक्सप्रेस की ही बात करें, आप कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट के जरिए इसको चलाना है, पब्लिक मनी से चलाना है। ये आज की मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करेगा। वो बिजनेस मॉडल आज की तारीख में फेल हुआ पड़ा है। वो आता है कॉरपोरेट से, वो आता है सरकार के विज्ञापन से। आप देखिए, कोरोना लग गया पूरे देश में, 4-4 पेज के, 10-10 पेज के अखबार आ रहे हैं जिसमें कि फुल पेज विज्ञापन आ रहा है। तो पैसा कहीं और से आ रहा है। 5 रुपए का अखबार खरीद रहे तो आप सीधे उसमें आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन आप खबरों को पढ़ रहे हैं, तो आप खबरें कॉम्प्रोमाइज्ड पढ़ेंगे। वो खबरें ईमानदार नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से प्रभावित होंगी, वो खबरें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से प्रभावित होंगी, क्योंकि वो पैसा उधर से आ रहा है। आपको केवल फिल्टर होकर चीज़ें जो चाहिए वो पहुंचाई जा रही हैं उनके हिसाब से। तो ऐसे में इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री जहां मैं काम करता हूं, हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है कि पूरी तरह से क्या ऐसा कोई मीडिया खड़ा हो सकता है जो पूरी तरह सब्सक्राइबर बेस्ड हो, पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो, और हम कुछ इधर उधर से इवेंट करें, जिस तरह से इस तरह के आयोजन, लोगों से बातचीत करें और इसको खड़ा करके उस तरह के कुछ रेवेन्यू डेवलप किए जाएँ। जब तक मीडिया में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मनी कहीं और से आएगी और आप उम्मीद करेंगे कि जनता की जवाबदेही होगी, जनता उम्मीद करेगी कि मीडिया ईमानदार है, ये पूरी तरह से ज़मीन से 4 इंच ऊपर उड़कर हवा में की जाने वाली बातें हैं, वो काम नहीं करेगा। ये फेल हो चुका मॉडल है। आप विज्ञापन के आधारित मॉडल पे के मीडिया से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कंक्लूजन पर आते हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी हैं, एडिटर हैं फ्रीडम एक्सप्रेस के। प्रशांत जी, मोटे तौर पे जो बात समझ में आती है कि जैसे अतुल बात कर रहे थे कि जो मीडिया का रोल है वो क्या है। मीडिया दरअसल, अगर मीडिया कमज़ोर होता है तो सारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मीडिया का ताकतवर रहना बहुत ज़रूरी है। आज जिसकी चर्चा अभी अतुल जी कर रहे थे कि सारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो गए, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि मीडिया वीक हुआ है और मीडिया ने चेक्स एंड बैलेंसेस करने का काम जो है वो छोड़ दिया। दूसरा, जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि मीडिया का कैरेक्टर क्या है, पूंजीपतियों की बात करता है मीडिया, पूंजीपतियों की गुलामी कर रहा है। उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि मीडिया तब भी पूंजीपतियों के हाथ में ही था जब वो बोफोर्स के मामले पर राजीव गांधी सवाल उठा रहा था। अब क्या हो गया ऐसा? तो अब हुआ ये है, ये शोध का विषय है, एकेडमिशियंस का, समाजशास्त्रियों का, कि इसकी विवेचना करें। लेकिन मेरे हिसाब से मीडिया के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे जैसे नए मीडिया के सामने, एक संसाधन की चुनौती है। बिना विज्ञापन के आप कैसे पैसा जुटाएंगे, संसाधन जुटाएंगे और मीडिया चलाएंगे, एक वो चुनौती है। लेकिन एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि इस मीडिया का कैरेक्टर क्या हो। और उसमें जो मुझे समझ में आता है
कि जो बात उदित राज जी कह गए कि हमारे मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर हम डाइवर्सिटी के इशू को एड्रेस करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लेंगे। जी, जिस मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ है, जिस मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो किसानों के आंदोलन नहीं दिखाता, वो किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए, उसको मार दिया जाए, उसकी खबर नहीं दिखाता, वो किसी फिल्मी दुनिया की एक काल्पनिक कहानियों पे व्यस्त है मीडिया पूरा, ये तमाम जो मीडिया के ऊपर जो सवाल खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिटी का इशू बहुत बड़े पैमाने पर ये तमाम सारे सवाल को एड्रेस कर लेगा। बाकी देखिए, हमारे देश की जनता को, हमारे दर्शकों को एक बात समझनी होगी कि अगर आप बेहतर कपड़ा पहनना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बेशक। आप बेहतर मोबाइल फ़ोन रखना चाहते हैं तो यू हैव टू स्पेंड मनी, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बेहतर सामान के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आप बेहतर मीडिया चाहते हैं तो वो बेहतर मीडिया आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये आपको खड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे उसमें खर्च करने पड़ेंगे, उसी तरीके से जैसे आप दूसरी बेहतर चीज़ों के लिए पैसे खर्च करते हैं, जैसे दूसरी ज़रूरतों के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो क्योंकि कॉरपोरेट मीडिया और उसके साथ उसमें डाइवर्सिटी ना हो तो वो जहर है डेमोक्रेसी के लिए। तो हमारी फ्रीडम एक्सप्रेस में सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस डाइवर्सिटी के सवाल को हम कैसे एड्रेस करते हैं और संसाधन कैसे जुटाते हैं। बाकी तो ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन के साथ हम लोग हैं, और मीडिया भी एक आंदोलन है, और डेमोक्रेसी को बचाने का और डेमोक्रेसी को मजबूत करने का, और ये जनता के साथ से सहयोग से ही आगे बढ़ेगा और अपनी मंजिल में पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम को भी यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन इस मुहिम को हम निरंतर जारी रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे, जो फ्रीडम एक्सप्रेस ने एक शुरुआत की है। आपसे हम यही अपील करते हैं कि अपना सहयोग हमें देते रहें, क्योंकि हम सवाल उठाएंगे आपके लिए, हम सवाल पूछेंगे और ज़ोरदार तरीके से पूछेंगे सत्ता से। हम सवाल करेंगे हर उस शख्स से जो जवाबदेह है जनता के प्रति। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें, लगातार अपना सहयोग हमें देते रहें। धन्यवाद।